कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन मैंने एक लड़की को बचाया, लेकिन उल्टा मुझ पर ही सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लग गया। एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही पूरे इंटरनेट पर बवाल मच गया। उस लड़की ने रोते हुए एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि जब वो बेहोश थी तब मैंने उसका फायदा उठाया। साथ ही उसने जोड़ा कि कोई भी लड़की खुद को बदनाम करके किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी। बस इसी एक लाइन ने मुझे पूरी दुनिया की नज़र में गुनहगार बना दिया। मैंने अपने सारे दर्द को दबाया और 658 मार्क्स हासिल किए ताकि मेनस्ट्रीम मीडिया के इंटरव्यू में अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। लेकिन उसकी जगह मुझे खबर मिली कि एक सिरफिरे स्टूडेंट के पेरेंट्स ने कार से टक्कर मारकर मेरे मम्मी पापा की जान ले ली। और फिर मैं रीबॉर्न हुआ। मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के रास्ते पर रीबॉर्न हुआ था। एग्जाम सेंटर काफी दूर था, इसलिए मैं स्पेशल एग्जाम बस पकड़ने के लिए 2.5 घंटे पहले ही निकल गया था। बस का वेट करते वक्त मेरे पास खड़ी एक लड़की को अचानक हार्ट अटैक आ गया। मेरी मम्मी नर्स हैं, तो मैंने CPR सीखा हुआ था, इसलिए मैंने तुरंत उसे फर्स्ट एड दिया। एम्बुलेंस आने तक वेट किया और फिर भागकर एग्जाम देने गया। लेकिन जब बाहर आया तो देखा कि पूरा इंटरनेट मुझे कोस रहा था। उस लड़की का नाम जंग जिया था, वो भी एक स्टूडेंट थी। वीडियो में वो हॉस्पिटल के बेड पे बैठकर रो रही थी और बोल रही थी जब मैं अनकॉन्शियस थी तो उसने मेरा फायदा उठाया। क्योंकि बस स्टॉप पर कोई CCTV कैमरा नहीं था, सुबह का टाइम था और वहाँ कोई दूसरा बंदा भी नहीं था, तो कोई मेरा गवाह नहीं बन सका। जंग जिया बार बार यही रट रही थी, कोई लड़की खुद को बदनाम करके किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगी। इस बात ने मुझे जलील करने की हद पार कर दी। इंटरनेट पर ट्रोलिंग का ऐसा तूफान आया जैसे सुनामी आ गई हो। मेरी मम्मी नर्स हैं और पापा एक छोटा सा हॉटपॉट रेस्तरां चलाते हैं। जंग जिया का वीडियो आते ही हमारी दुकान में तोड़फोड़ की गई और उसे जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। हॉस्पिटल में मेरी मम्मी को नीचा दिखाया गया, उन पर गंदगी फेंकी गई। मुझे पता था कि सिर्फ एक अच्छा स्कोर ही मीडिया को मेरे हक में बोलने पर मजबूर कर सकता है, इसलिए मैंने अपने डर और गुस्से को दबाकर एग्जाम देना जारी रखा। जब रिजल्ट आया तो मुझे 658 मार्क्स मिले। चीन की टॉप यूनिवर्सिटीज शिन्हुआ और पेकिंग के लिए काफी थे। उसी दिन जंग जिया ने हॉस्पिटल की छत से कूदकर जान दे दी। उसके घर वालों ने मेरी फैमिली से 20 लाख रुपए मांगे और हमारे मोहल्ले में बैनर टांग दिए कि मैं अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाऊं। मेरा परिवार इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मम्मी पापा सो भी नहीं पाते थे। एक दिन जब वो सामान की डिलीवरी करने जा रहे थे तो व्यूज के भूखे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स ने उनका पीछा किया। इसी चक्कर में एक सिरफिरे स्टूडेंट के पेरेंट्स के ट्रक से उनकी टक्कर हो गई और दोनों की मौत हो गई। मुझे भी भीड़ ने घेर लिया था। किसी तरह बचकर जब मैं अपने घर की सीढ़ियों पर पहुंचा तो मेरा पैर किसी चीज पर फिसल गया। मैं सीढ़ियों से गिरकर मर गया, यहाँ तक कि मेरा चश्मा भी उड़कर दूर जा गिरा। धुंधली नजरों से मैंने देखा कि पड़ोस की बेटी मोली हाथ में तेल का डिब्बा लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और एक अजीब सी संतुष्टि थी। और अब मैं बस स्टॉप से सिर्फ 50 मीटर दूर रीबॉर्न हुआ हूँ। ये छोटा सा रास्ता एक कोने की तरफ जाता है और घने पेड़ों के बीच से मुझे जंग जिया की परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। इसके बजाय मैंने उचककर दीवार से बाहर लटक रहा एक गुलाब का फूल तोड़ा, उसे अपनी शर्ट के बटन में लगाया, बैग से ईयरफोन निकाले और ऐप के साथ जोर जोर से इंग्लिश वर्ड्स बोलने लगा। ये छोटी छोटी हरकतें आगे चलकर मेरी जान बचाने वाली थीं। सड़क के किनारे एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। चलते चलते मैंने उसे किक मारी, लेकिन गलती से वो खंबे से टकराकर पीछे बाउंस हुआ और सड़क के नीचे नाले में जा गिरा। चौराहे से सिर्फ 10 कदम दूर जंग जिया शराबियों की तरह लड़खड़ा रही थी, लेकिन मैं उस पत्थर को ढूंढने के लिए वापस मुड़ा, नाले में कूदा और झाड़ियों से मेरी आंखें छिल गईं। इसलिए मैंने अपना चश्मा उतारा, केस में रखा और बैग के अंदर डाल दिया। नाले में पानी नहीं था, सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर थे। मैंने अपना बैग नीचे रखा, अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और एक एक करके पत्थर ढूंढने लगा। फिर उन्हें सड़क के किनारे बड़े से छोटे ऑर्डर में सफाई से सजा दिया। वो पत्थर दिखने में बहुत गोल और सुंदर लग रहे थे। जब उन पर धूप पड़ी वो सब रत्नों की तरह चमक रहे थे। मैंने उनकी फोटो खींची और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मेरी पिछली लाइफ में इस टाइम तक मैं बस स्टॉप पहुंच चुका होता और जंग जिया को हार्ट अटैक आते हुए देखता। मुझे पता था कि अब भी वही हो रहा होगा। मैं फोटो खींचता गया, ढेर सारी फोटो ली और पोस्ट करता रहा। वहाँ इतने सारे पत्थर थे कि मैं उन सबको नहीं उठा सकता था। आखिर में मैंने एक दिल की शेप वाला पत्थर उठाया, उसे टिश्यू में लपेटा, बार बार ध्यान से पोंछा, उसे सूरज की तरफ ऊंचा करके पकड़ा और जोर जोर से स्पेलिंग पढ़ी, HEART। पढ़ते पढ़ते मैं गाने भी लगा। मैं तब तक गाता रहा जब तक मेरी आंखों में आंसू नहीं आ गए। मुझे 400 डिग्री का मायोपिया है, जिसकी वजह से कुछ ही मीटर दूर मुझे आदमी और औरत में फर्क नहीं दिखता। मुझे पेड़ सिर्फ हरे धुंधल के जैसे दिखते हैं और सिर्फ खुशबू से ही पता चलता है कि कोने वाला पेड़ गंधराज का है। लोहे की ग्रिल के पार मुझे सफेद गंधराज के फूलों से लदा पेड़ दिख रहा था, जिसकी खुशबू बहुत तेज थी। अंदर एक छोटा सा गार्डन था। एक अंकल पौधों में पानी दे रहे थे और कुत्ते बिल्लियां इधर उधर भाग रहे थे। एक गोल CCTV कैमरा सीधा मेरी तरफ पॉइंट कर रहा था। मैंने अपने ईयरफोन उतारे और चिल्लाकर कहा, अंकल, आपके फूलों की खुशबू बहुत मस्त है। खुश होकर अंकल ने कुछ फूल तोड़े और ग्रिल के पार से मुझे दे दिए। उन्होंने पूछा, क्या तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो? मैंने कहा, हाँ।
एग्जाम सेंटर ही जा रहा हूँ। उन्होंने दुआ दी, ऑल द बेस्ट, अच्छे मार्क्स से पास होना। अंकल ने मेरी कॉलर पर लगा गुलाब देखा और मेरे लिए कुछ बड़े और सुंदर गुलाब, साथ ही कुछ बड़े गंधराज के फूल तोड़कर दे दिए। 10 मिनट और बीत गए। आखिरकार सब्जी की टोकरियां और इको फ्रेंडली बैग्स लिए कुछ रिटायर्ड आंटियां इस तरफ आती दिखीं। ये रास्ता भी बस स्टॉप की तरफ ही जाता था। मैं दर्जनों बड़े गंधराज के फूल हाथ में लिए उनके पीछे पीछे चलने लगा। घुंघराले और स्पाइकी बालों वाली एक आंटी खुशबू सूंघकर पीछे मुड़ी और बोली, बेटा ये फूल कहाँ से मिले? मैंने आंखें मिचमिचाई। मुझे याद आया कि मैंने चश्मा नहीं पहना है। मैंने बैग से चश्मा निकाला और पहन लिया। सामने वाले अंकल से मिले, आंटी क्या आपको भी चाहिए? मैं दे देता हूँ। मैंने फूल बांट दिए और किस्मत से बाकी आंटियों को भी 2-2 फूल मिल गए। हम सब बस स्टॉप की तरफ चलते रहे। मुझे जंगजिया कहीं नहीं दिखी। बस इतना नोटिस किया कि स्टॉप के बगल की झाड़ियां कुचली हुई थीं, लेकिन वो साइन बोर्ड के पीछे छिप गई थीं। कुछ देर तक किसी का ध्यान किसी अजीब बात पर नहीं गया। फूलों की खुशबू लेते हुए मैं थोड़ा पीछे छूट गया और धीरे धीरे चलने लगा। जैसे ही हम स्टॉप के पास पहुंचे, मेरी बस आ गई। मैं चिल्लाते हुए पीछे भागा, ड्राइवर अंकल रुकना। बस का गेट ड्रिफ्ट मारते हुए खुला। बस पूरी खाली थी। मैं अंदर गया और खिड़की के पास वाली लास्ट सीट पर बैठ गया। मैंने फिर से ईयरफोन लगा लिए। गेट अभी भी खुला था, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। स्टॉप पर खड़ी आंटियां एग्जाम्स के बारे में गप्पे मार रही थीं। गेट बंद हुआ और बस आगे बढ़ गई। बस के जाने के बाद ही एक सफेद बालों वाली दादी की नजर जमीन पर गिरे एक फोन पर पड़ी। फिर उन्होंने उस इंसान को देखा और चीख पड़ी। एक आंटी तो इतनी डर गईं कि नीचे गिर गईं और बाकी सब उनकी तरफ भागीं। जंगजिया झाड़ियों में पड़ी थी, पूरी मिट्टी से सनी हुई, चेहरा पीला नीला पड़ा हुआ, लेकिन मैंने मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। सच कहूं तो रिबॉर्न होने के बाद मैं घर जाकर पापा से कार से छोड़ने को कह सकता था। कोई दूसरा रास्ता ले सकता था, कैब कर सकता था या सड़क पर किसी भी गाड़ी को हाथ दे सकता था। हमारे शहर के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। अगर मैं कहता कि मेरा एग्जाम है तो हर कोई मुझे सेंटर छोड़ने को तैयार हो जाता। लेकिन मैं अपना रास्ता क्यों बदलूं? मैं क्यों भागूं? जब मुझे रिबॉर्न होने का मौका मिला है तो मैं उसे नरक में गिरते हुए देखना चाहता हूँ, ठीक उसी जगह जहाँ वो मुझे आसानी से फंसा सकता था। मैं चाहता हूँ कि वो बेबसी से चौराहे की तरफ देखता रहे और मेरे आने का झूठा इंतजार करता रहे। अगर वो मर जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं मरता तो पूरी जिंदगी सोचता रहेगा, काश मैं थोड़ा और धीमा होता तो क्या वो मेरे जाल में फंस जाता। पछतावा बुरे लोगों के लिए होता है, अच्छों के लिए नहीं। ये मेरा खूनी इरादा है। मैं बिना किसी प्रॉब्लम के 20 मिनट पहले ही एग्जाम सेंटर पहुंच गया। ये मेरा दूसरी बार एग्जाम देना था। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का ये मेरा दूसरा मौका था। पिछली बार की घबराहट और हड़बड़ी के मुकाबले इस बार मैं एकदम शांत और बेफिक्र था। आराम से स्टेप बाय स्टेप पेपर खत्म करके मैं घर वापस आ गया। खाना खाया और दोपहर की झपकी लेने से पहले अपना फोन चेक किया। जंगजिया को लेकर इंटरनेट पर कोई खबर नहीं थी। जब मैं सोकर उठा तो मम्मी पापा दोनों घर पर ही थे। सुबह बस स्टॉप पर एक स्टूडेंट को अचानक हार्ट अटैक आ गया था। उसे हमारे ही हॉस्पिटल लाया गया और आईसीयू में भर्ती किया गया है। बचेगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। बेचार बहुत छोटा है अभी। मेरे मम्मी पापा दिल के बहुत साफ हैं। वो अभी भी उससे हमदर्दी जता रहे थे कि वो एग्जाम नहीं दे पाया। उन्हें क्या पता कि पिछली लाइफ में इसी बंदे ने हमारी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी थी। क्या उसने ये नहीं कहा था कि मुझे फर्स्ट एड देना नहीं आता और मैंने उसका फायदा उठाया? अब शायद उसे ये नतीजा ज्यादा पसंद आएगा। दोपहर में मेरा अगला एग्जाम था, लेकिन इस बार मैं बस से नहीं जाना चाहता था। मैंने पापा से कहा कि वो मुझे अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी से छोड़ाएं। उन्हें एक बार खोने के बाद अब मैं उनके साथ बिताए हर एक पल की कीमत समझता हूँ। अब तो तू पापा से भी लंबा हो गया है। तेरे पैर भी ठीक से नहीं आ रहे स्कूटी पर। हा। मैं 18 साल का हूँ और मेरी हाइट 6 फुट 3 इंच है, जबकि पापा सिर्फ 5 फुट 7 इंच के हैं। मिडिल स्कूल से ही मैं उनसे लंबा हूँ। यह एहसास होते ही मैं स्कूटी पर थोड़ा सिमट कर बैठा, हेलमेट पहना और अपने हाथ पापा के कंधों पर रख दिए। पापा, एग्जाम खत्म होने के बाद गांव चलते हैं ना दादा दादी से मिलने? हाँ ठीक है, लेकिन अभी कैसे जा सकते हैं? तेरा कॉलेज शुरू होने वाला है। मुझे तेरे लिए पैसे जोड़कर घर भी तो खरीदना है। मैंने अपना माथा उनके चौड़े कंधे पर टिका दिया। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गईं। पैसे तो कभी भी कमाए जा सकते हैं पापा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के बाद वाली ये गर्मी की छुट्टियां बार बार नहीं आती। और वैसे भी पूरे परिवार को गांव गए 3 साल हो चुके हैं। पापा थोड़े हिचकिचाए। खतरे से दूर रहना ही समझदारी है और समझदार इंसान जल्दबाजी में फैसला नहीं लेता। पीछे हटना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। दूसरा तरीका था उन्हें मनाना। तो मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार चलाया। मैंने उन्हें हिलाते हुए जिद करना शुरू कर दिया। मैं 18 साल का लड़का हूँ। सालों से मैंने इस तरह लाड़ नहीं दिखाया था। पापा से बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे सीधे बैठ जा। मैं चुपचाप तमीज से बैठ गया। पापा की हंसी रुक ही नहीं रही थी। हाँ, ठीक है बाबा, आज ही नया माल आया है। एक दिन और दुकान चला लेता हूँ, फिर बंद कर देंगे। परसों गांव चलेंगे, मार्क्स भी वहीं चेक करेंगे। दादा दादी को भी जश्न मनाने दो। हाँ। जब मैं एग्जाम हॉल में एंटर कर रहा था, मैंने पीछे मुड़कर देखा। पापा स्कूटी पकड़कर खड़े थे और मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। मेरी आंखें फिर भर आईं।
मैंने मुट्ठी भींची और खुद से कहा, कम ऑन लुहान, तू कर सकता है। पेपर बहुत बढ़िया गया। मैं हमेशा से टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ, अपने टीचर्स की नज़रों में टॉप यूनिवर्सिटीज का दावेदार। अगर जंग जिया वाला कांड ना हुआ होता तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट था। एग्जाम देकर बाहर निकला तो पापा पिक करने खड़े थे। बहुत गर्मी थी, थकान और भूख भी लग रही थी। मैंने पानी पिया और बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया। पिछली लाइफ में जंग जिया के हादसे के बाद मैं एक रात भी चैन से नहीं सो पाया था। दिन भर एग्जाम देने के बाद मेरी पलकें भारी हो रही थीं, आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा था। कल फिर दिन भर पेपर थे। पापा मुझे घर ले आए। मम्मी की अभी नाइट शिफ्ट बाकी थी। पापा ने डिनर बनाया। मैंने शावर लिया, बाल सुखाए और अपने कमरे में आ गया। मैंने फोन ऑन किया। इंटरनेट पर अभी भी शांति थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे बिना जंग जिया की हालत काफी सीरियस थी और वो कोई बवंडर खड़ा नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं उसकी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता था। बहुत जिद्दी और ड्रामेबाज लोग हैं। आगे मुसीबत तो आनी ही थी। सच कहूँ तो मैं और वो मिडिल स्कूल में क्लासमेट्स थे, लेकिन 7th ग्रेड के पहले सेमेस्टर के तुरंत बाद ही मेरा प्रमोशन एडवांस्ड क्लास में हो गया था, इसलिए मुझे वो ढंग से याद भी नहीं था। अपने वीडियो में उसने दावा किया था कि मैं उस टाइम उससे डरता था। उसने हमारी फोटोज साथ में लगाकर कहा था कि मैंने उसे मोलेस्ट किया है। इस बात का कोई सिर पैर ही नहीं था। अगर वो मर न जाता तो मेरे पास पासा पलटने का पूरा मौका होता, लेकिन अफसोस अगर जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरी पिछली लाइफ में जब इंटरनेट पर ट्रोलिंग का तूफान चल रहा था, तब मुझे एक अनजान नंबर से फोटो मिली थी। एक कमरा जो स्टोर रूम जैसा दिख रहा था और उसकी दीवारें मेरी फोटोज से भरी पड़ी थीं। उनमें मेरी खोई हुई कई छोटी मोटी चीजें थीं, जैसे बास्केटबॉल खेलते वक्त गुम हुए तौलिए और पानी की बोतलें, इस्तेमाल किए हुए पेन, यहाँ तक कि पुराने अंडरवियर और टूटे हुए स्नीकर्स भी। उस फोटो के साथ एक टेक्स्ट लिखा था, जंग जिया का घर। यानी जंग जिया मेरी लाइफ पर नजर रख रहा था, चोरी करने और कचरा छानने तक पर उतर आया था। वो एक घटिया साइको और ठरकी इंसान था जिसकी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं बचा था। गोकाओ एग्जाम के दौरान उसका उस बस स्टॉप पर दिखना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जंग जिया के घरवाले लड़कियों से ज्यादा लड़कों को भाव देते थे और हाई स्कूल के बाद उसकी जबरदस्ती शादी कराने का प्लान बना रहे थे। सच कहूँ तो मरने से पहले उसने मुझे फोन करके कहा था कि अगर मैं उससे शादी करने को तैयार हो जाऊं और उसके घरवालों को 10 लाख रुपए दहेज दे दूं तो वो इंटरनेट पर आकर सब सच सच बता देगा और मुझे साफ सुथरा साबित कर देगा। उसकी ये बात मुझे इतनी घिनौनी लगी जैसे कोई चूहा आकर मुझसे किस करने को कह रहा हो। इसके बाद उसने छत से कूदकर जान दे दी। मैंने उस फोन कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मरने वाले को ही हमेशा सही माना जाता है। मैं कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे पता चला कि मैं उसी बस स्टॉप से बस पकड़ने वाला हूँ। फिर मुझे याद आया कि पिछली लाइफ में जब मैं गिरकर मरा था तो धुंधली नजरों से मैंने सामने रहने वाली पड़ोस की लड़की मोली को देखा था। मोली और मैं एक ही क्लास में थे, लेकिन सेक्शन अलग अलग थे। हमारे परिवार 1 दशक से भी ज्यादा समय से पड़ोसी थे, लेकिन कभी आपस में बातचीत नहीं हुई। उसके पेरेंट्स एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और उसके साथ बहुत सख्त थे। उसके उठने, खाने, होमवर्क करने और सोने तक का शेड्यूल मिनट टू मिनट फिक्स था। अगर वो लेट हो जाती या कोई काम छूट जाता तो उसे सजा मिलती थी। सुअर का दिमाग है तेरा। बगल वाले मलोतांग बेचने वाले के बच्चे से भी गई गुजरी है। हमारे कमरे एक दूसरे से सटे हुए थे। अनगिनत बार मैंने उसके पेरेंट्स को उसे डांटते सुना था। दुकान खोलने से पहले मेरे पापा सोसाइटी के गेट पर मलोतांग बेचा करते थे। जब काम चल निकला और पहचान बन गई तो उन्होंने दुकान खोल ली। बाद में पैसे जमा करके उन्होंने वो जगह खरीद ली और उसे एक बड़े हॉट पॉट रेस्तरां में बदल दिया। भले ही छोटे मोटे बिजनेस को टीचर्स जितना सम्मान न मिलता हो, लेकिन अपने हाथों से मेहनत करके पैसे कमाने में क्या बुराई है। वो हमें नीची नजर से क्यों देखते थे। मैं हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट रहा था। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए मैंने और ज्यादा मेहनत की और हर एग्जाम में पूरी क्लास में टॉप किया। मैं मोहल्ले का वो आदर्श बच्चा बन गया जिससे सब अपनी औलाद की तुलना करते हैं। बगल के घर में वो कपल अपनी बेटी को पीटता था, जबकि मेरे मम्मी पापा खुले विचारों वाले, प्यारे और केयरिंग थे। ऐसे में मोली का मुझसे जलना तो पक्का था। अगले दिन मैंने आगे के एग्जाम दिए। मेरा पेपर कल से भी ज्यादा बढ़िया गया। शिन्हुआ और पेकिंग जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज मिलना तो अब पक्का था। एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर मैंने पापा से झूठ बोला कि मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, लेकिन असल में मैं कंप्यूटर मार्केट गया और 3 हिडन कैमरे खरीद लाया। मेरा ज़मीर साफ है और मेरी हाइट बॉडी भी अच्छी खासी है। वो दोनों मिलकर भी मुझे मार पीट में नहीं हरा सकते थे, लेकिन मुझे उनकी घटिया चालों से सावधान रहना था। मैंने एक कैमरा घर के पुराने लोहे वाले सेफ्टी डोर पर लगाया, जिसे न्यू ईयर वाले 3D स्टिकर के पीछे छुपा दिया। इसे ढूंढना नामुमकिन था। एक घर के अंदर लगाया और एक अपनी खिड़की की ग्रिल पर। थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करते ही मुझे मोली के कमरे का 2/3 हिस्सा साफ दिखने लगा। अगर उसका दरवाजा खुला रहता तो उसके लिविंग रूम तक की झलक मिल जाती।
लेकिन कैमरा सेट करके जैसे ही मैंने फोन पर मॉनिटर से कनेक्ट किया, डर के मारे मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसके बेड के सामने वाली दीवार पर मेरी एक हाफ बॉडी फोटो लगी हुई थी, जिस पर लाल रंग से एक बड़ा सा क्रॉस बना था और उस पर किसी लिक्विड के निशान थे। चेहरे पर अनगिनत डार्ट्स चुभोए गए थे। आखिरकार मुझे यकीन हो गया कि पिछली लाइफ में मुझे मारने वाले मुख्य कातिलों में वो भी शामिल थी। बहुत मुमकिन है कि वही फोटो उसने ही मुझे भेजी थी। बाद में मैंने उस अकाउंट को ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वो डिलीट हो चुका था। लेकिन अभी इस नई लाइफ में वो फोटो भेजी नहीं गई थी। मैंने एक नया फेक अकाउंट बनाया और सर्च किया। यकीनन वो मोली का ही अकाउंट था। भले ही वो बहुत कम पोस्ट वाला एक बोगस अकाउंट था, लेकिन उस पर जो चीजें थी वो दिल दहला देने वाली थी। उसकी सारी पोस्ट जानवरों को टॉर्चर करने के बारे में थी। शूटिंग की लोकेशन देखने से साफ पता चल रहा था कि वो हमारा मोहल्ला और पास की छोटी जगहें थी। पार्क था। ऐसे साइको के साथ 1 दशक से ज्यादा समय तक पड़ोसी रहने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत जो कुछ भी देखा उसके स्क्रीनशॉट लिए और रिकॉर्डिंग करके एक सेकेंडरी अकाउंट से फॉरवर्ड कर दिया। उसकी फॉलो लिस्ट में मुझे एक जाना पहचाना अवतार मिला। जब मैंने अपने मेन अकाउंट में लॉगिन किया तो मुझे अपने फॉलोअर्स में वही बंदा दिखा। उसने कभी कोई पोस्ट नहीं की थी, लेकिन मुझे वो याद था। जब भी मैं कुछ पोस्ट करता वो उसे दर्जनों बार देखता था। मुझे शक था कि वो जंग जिया ही था। इस बार मैंने पहले उठाया हुआ वो दिल के शेप वाला पत्थर और अपनी बालकनी से चमेली का एक फूल एक साथ रखा। उनकी फोटो खींची, पोस्ट किया और साथ में बचपन के प्यार की एक प्यारी सी स्टोरी भी शेयर कर दी। एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन मेरी मम्मी ने एडवांस में ही आधे महीने की एनुअल लीव ले ली। पापा ने दुकान बंद कर दी और हमारी पूरी फैमिली अपने गांव वापस आ गई। आखिरकार रिश्तेदारों के प्यार भरे माहौल में मुझे वो खोया हुआ सुकून और सेफ्टी महसूस हुई। गौकाओं के प्रेशर से आज़ाद होकर मैं एकदम बेफिक्र हो गया। मैं देहात के खेतों में अपने छोटे कजिन्स और कुत्तों के साथ पागलों की तरह खूब खेला कूदा, लेकिन फिर भी मेरी नज़र जंगजिया की हालत पर बनी हुई थी। और जैसा कि उम्मीद थी, आईसीयू में छठे दिन उसे आखिरकार होश आ गया। बिल्कुल पिछली लाइफ की तरह उसने बस स्टॉप पर मौजूद हर इंसान, उन 7 आंटियों और बस ड्राइवर की ऑनलाइन शिकायत कर दी। उसने कहा कि हम सबने उसे नज़रअंदाज कर दिया, हम देखते रहे और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं, बस ड्राइवर और वो 7 आंटियाँ। लेकिन उसकी हालत सच में रहम के काबिल थी, क्योंकि मदद पहुंचने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हार्ट अटैक आने से लेकर उसके मिलने तक 20 मिनट बीत चुके थे और जिस आंटी ने उसे सबसे पहले देखा उन्हें सीपीआर देना नहीं आता था, इसलिए एम्बुलेंस आने में 20 मिनट और लग गए, यानी टोटल 40 मिनट। उसकी बॉडी को कभी न ठीक होने वाला नुकसान हो चुका था। उसे सीवियर एरिथमिया, लगातार मायोकार्डियल इस्कीमिया और सेकेंडरी ब्रेन डैमेज हो गया था। जब वो अनकॉन्शियस था तब लगभग 46 मिनट तक उसकी धड़कन बंद रही, जिससे ब्रेन सेल्स को कभी न ठीक होने वाला नुकसान पहुंचा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका किडनी फेलियर हो गया। अब उसे जिंदगी भर डायलिसिस पर रहना पड़ेगा। वो सिर्फ 18 साल का है और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इवेंट गौकाओं के दौरान उसे ऐसे भयानक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसकी हालत इतनी दुखद है। क्या हम राहगीरों को उसकी बदकिस्मती की कीमत चुकानी चाहिए? बिल्कुल पिछली लाइफ की तरह हम सभी लोग जो स्टॉप पर दिखे थे, नेटिजन्स ने हमारी पोल खोलना शुरू कर दिया। भले ही मैं सबसे आखिर में चलने वाला बंदा था, फिर भी मुझे सबसे पहले निशाना बनाया गया, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट था। किसी ने सुबह 6:30 बजे मेरे घर से निकलने की फोटो पोस्ट कर दी और कहा कि मैं 5 मिनट में बस स्टॉप पहुंच सकता था, लेकिन मैं वहां 7:15 तक नहीं पहुंचा। अगर सहूलियत से भी देखा जाए तो क्या इतनी धीरे चलना मेरी गलती नहीं थी? अगर सहूलियत से ही देखना है तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं सीधा एग्जाम सेंटर जा रहा था। मैंने रास्ते भर तस्वीरें खींची थीं। पत्थरों वाली मेरी वीचैट स्टोरी 6:50 पर पोस्ट हुई थी। मेरे पापा ने उस अंकल को पहचान लिया जिन्होंने मुझे गंधराज के फूल दिए थे। वो हमारी दुकान के रेगुलर कस्टमर थे। पापा ने उनसे कांटेक्ट किया और उनके आंगन की सीसीटीवी फुटेज मांगी। फुटेज में टाइम एकदम साफ था, यहाँ तक कि मेरे और उन अंकल के बीच की बातचीत भी साफ सुनाई दे रही थी। सुबह 7 बजे मैं बस स्टॉप के पास होने के बावजूद भी उन्हीं के साथ फूल तोड़ रहा था। मोड़ के उस पार से मुझे बस स्टॉप बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंकल ने आगे की फुटेज निकालने में भी मेरी मदद की, जिससे साबित हो गया कि मैं पूरे टाइम उसी रास्ते पर था। मैं आंटियों के आने के बाद ही बस में चढ़ा था। बस के सीसीटीवी ने भी ये साबित कर दिया कि मैं स्टॉप पर पहुंचने से पहले ही बस में चढ़ गया था। मैंने कभी प्लेटफॉर्म पर कदम ही नहीं रखा था और न ही कभी जंग जिया से मिला था। अगर इसके बाद भी मुझे ही ब्लेम किया जाता तो उस दिन की हल्की सुबह की हवा और फूलों की खुशबू भी गलत ठहरा दी जाती। मेरे पास पक्के सबूत थे। भले ही किसी ने कहानी को मनगढ़ंत बनाने या मुझे फंसाने की कोशिश की हो, सब बेकार साबित हुआ। उल्टा मुझे लोगों की तरफ से बहुत हमदर्दी मिली। आखिर में मैं तो बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था जो अपने रास्ते जा रहा था और किसी को परेशान नहीं कर रहा था। फिर भी मुझे अपना बिजनेस बंद करके गांव भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो आंटियां तो इससे भी ज्यादा खतरनाक निकली। उन्होंने उसे देखते ही तुरंत 120 पर कॉल कर दिया था और किसी ने उस पूरे वाक़े की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी।
उस फुटेज ने ये साबित कर दिया कि उसे ढूंढने से लेकर एम्बुलेंस में ले जाने तक किसी ने भी जंग जिया को छुआ तक नहीं था। इस चीज ने किसी भी तरह से फंसाए जाने की गुंजाइश को जड़ से ही खत्म कर दिया। जंग जिया के झूठे आरोपों को देखते हुए आंटियों ने उस पर मानहानि का केस ठोकने के लिए एक वकील हायर कर लिया। भाई, आंटियां आखिर आंटियां ही होती हैं, खासकर वो घुंघराले बालों वाली आंटी। जंगचेंग शहर में उनका अच्छा खासा दबदबा है। उन्हें भड़काना एक बेहतरीन चाल साबित हुई। मेरे उलट, जो अपनी पिछली लाइफ में बहुत सीधा था, अब तो मैं यही सोचता हूँ कि राह चलते किसी इंसान की मदद करने से बेहतर है कि बंदा स्वार्थी ही बन जाए, क्योंकि ना तो मेरे पास मदद करने का फालतू टाइम है और ना ही मुसीबत से छिपने का। इंटरनेट पर चाहे जितना भी ड्रामा चल रहा हो, हमारी 3 लोगों की फैमिली ने कोई जवाब नहीं दिया। उन 7 आंटियों के पहरेदार बने रहते हुए उन्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। जिस दिन जंग जिया को होश आया, मैंने देखा कि उसने अपने अकाउंट से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर 100 से भी ज्यादा बार विजिट किया था। मैं रोज बिना किसी कैप्शन के बस चमेली के फूल की फोटो पोस्ट कर रहा था, जिस पर लव यू और मिस यू के गुलाबी स्टिकर्स लगे होते थे। वो एकदम पागल हो गई थी। हर 10 मिनट में मेरी प्रोफाइल चेक कर रही थी, यहाँ तक कि रात के 3 बजे भी स्क्रॉल कर रही थी। मैं तो दिल से दुआ कर रहा था कि वो देर तक जागने की वजह से मर ही जाए, लेकिन अफसोस, बुरी चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। मरना तो दूर, उसने लोगों की हमदर्दी बटोरने के लिए ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। वो कहने लगी कि उसका परिवार बहुत गरीब है और आईसीयू के बिल भरने के भी पैसे नहीं हैं। वो गौकाओ स्टूडेंट थी, तो उसे देखने के लिए वैसे भी काफी लोग आ रहे थे। फुल ब्यूटी फिल्टर लगाकर वो सच में थोड़ी बेचारी लग रही थी। काफी लोगों ने तो उसे पैसे भी डोनेट कर दिए। आखिरकार गौकाओ का रिजल्ट आ गया। मेरी पूरी फैमिली कंप्यूटर के आगे बैठी थी। पिछली लाइफ में इतने भारी प्रेशर के बावजूद मुझे 658 मार्क्स मिले थे। इस बार मुझे नहीं पता था कि मेरे कितने मार्क्स आएंगे। खैर, जब मैंने चेक किया तो स्क्रीन पर रिजल्ट दिखा ही नहीं। मेरे दादाजी ने आंखें फाड़कर देखा। उन्हें लगा कि गांव का इंटरनेट खराब है। मेरे पापा ने 2-3 बार रिफ्रेश किया, फिर भी कुछ नहीं आया। वो टेंशन के मारे पसीने पसीने हो रहे थे। मैंने दादाजी का हाथ पकड़ा। दादाजी, टॉप 50 आने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स स्क्रीन पर शो नहीं होते। मेरे मम्मी पापा को बात समझ आते ही वो एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगे, उछलने कूदने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार जमा हो गए। सबने उनका एक्साइटमेंट देखा और समझ गए कि बात गौकाओ के रिजल्ट की है। सब अंदाजा लगाने लगे, हा, क्या लुहान का सिलेक्शन शिन्हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी में हो गया? मेरे दादाजी के हाथ कांप रहे थे। मैंने उन्हें शांत कराते हुए पापा से फोन चेक करने को कहा। पापा ने हाथ हिलाया और मुड़कर मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा पोता। दादाजी बहुत खुश हैं। अरे तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, शहर जाकर बढ़िया खाना पीना ऑर्डर करो। रिश्तेदारों को खबर कर दो कि बहुत बड़ी दावत होने वाली है। मैं जरा पंडित जी से सही दिन निकलवाता हूँ। ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में वो बड़ा वाला काला सुअर पड़ा तो है जो गिफ्ट में देने के लिए रखा था। काटो उसे, आज ही दावत होगी। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। हर तरफ इसी की चर्चा थी। तभी मेरे पापा का फोन बजा। मैंने नंबर पहचान लिया। वो शिन्हुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से था। मैंने तुरंत पापा को याद दिलाया कि फोन बीजिंग से आया है। पापा के हाथ इतने कांप रहे थे कि वो 2-3 बार में भी कॉल पिक नहीं कर पाए। आखिरकार दादाजी ने फोन झपट लिया। हेलो, हाँ, मैं इसका दादा बोल रहा हूँ। नहीं, मैं लुहान का दादा बोल रहा हूँ। जी, ठीक है। मेरी मम्मी और दादी एक दूसरे से लिपटकर रोने हंसने लगीं। जब कॉल कट हुआ तो मैं और पापा भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन दोनों ने मुझे दोनों तरफ से गले लगा लिया। शिन्हुआ यूनिवर्सिटी है, तेरा एडमिशन शिन्हुआ यूनिवर्सिटी में हो गया। बाद में मुझे पता चला कि मुझे 708 मार्क्स मिले थे और मैं पूरे प्रदेश का टॉपर बना था। टीवी चैनलों के फोन आने शुरू हो गए थे। हमारे होम टाउन का लोकल टीवी चैनल तो सीधा हमारे घर आ पहुंचा और इंटरव्यू लिया। लाखों स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मेरी तारीफें करने लगे। मैं रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गया। जंग जिया का वो पुराना झूठा इल्जाम एक बार फिर हॉट टॉपिक बन गया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। मुझे लोगों से और भी ज्यादा सपोर्ट और हमदर्दी मिली। इसके उलट जंग जिया को ऑनलाइन इतनी गालियां पड़ी कि उसकी धज्जियां उड़ गईं। उसकी असली फोटोज और घटिया मार्क्स इंटरनेट पर लीक हो गए। उसकी लाइव स्ट्रीम पर गालियों की बाढ़ आ गई। लोग कमेंट्स में उसे साइको और सिरफिरी कहकर गालियां दे रहे थे। जंग चेंग ने मेरे मिडिल और हाई स्कूल के हेडमास्टर्स लगातार पापा को फोन करके मुझे बोनस देने का ऑफर दे रहे थे। पापा से अब और चुपचाप नहीं बैठा जा रहा था। वो वापस जंग चेंग जाना चाहते थे। आखिर दुकान चलानी थी और पैसे भी कमाने थे, इसलिए हमारे ग्रेजुएशन फंक्शन को कुछ दिनों के लिए टालना पड़ा। दादा दादी को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं हमारी गैर मौजूदगी में कोई एडमिशन लेटर ही न चुरा ले। उनके जमाने में अक्सर कॉलेज की सीटें चोरी हो जाया करती थीं। मैं तो सच में जंग जिया वाला मामला सुलझने तक गांव में ही रुकना चाहता था, लेकिन पूरी फैमिली गाड़ी में बैठी और हम वापस जंग चेंग आ गए। जैसे ही गाड़ी हमारी सोसाइटी के गेट पर पहुंची, जोशीले पड़ोसियों ने हमें घेर लिया। हमें मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। अरे लू जी,
आप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं यार? उसके 708 मार्क्स कैसे आ गए? हमने कुछ खास नहीं किया जी, ये तो हमेशा से ही अपनी क्लास में टॉप 3 में रहता था। ये रोज क्या खाता है, कौन सी किताबें पढ़ता है? अरे ये मेरा मलोतांग खाता है। हमारे मलोतांग में बीफ बोन सूप होता है, देख रहे हैं ना कितना लंबा चौड़ा है, सब इसी बीफ बोन सूप का कमाल है। अरे वाह, कितना हैंडसम और टैलेंटेड लड़का है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये पक्का टॉपर बनेगा। आंटियां मुझे जबरदस्ती छू छू कर गुड लक मांगने लगी, इस उम्मीद में कि अगले साल उनके बच्चे भी एग्जाम क्रैक कर लें। किसी तरह पीछा छुड़ाकर मैं घर जाना चाहता था, लेकिन पापा ने मेरी तरफ चाबियों का गुच्छा फेंक दिया। जाकर दुकान खोलो और सफाई करो, मैं जरा सामान खरीद कर लाता हूँ। इन 2-4 दिनों में तेरी कॉलेज की फीस का जुगाड़ करने की कोशिश करता हूँ। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि स्टेट टॉपर बनने की क्या वैल्यू होती है। उनके सामान लेकर लौटने से पहले ही जब मैं और मम्मी पोछा मार रहे थे और टेबल साफ कर रहे थे, पड़ोसियों की भीड़ दुकान पर टूट पड़ी। हर कोई मदद करने के लिए भाग रहा था, यहाँ तक कि लोगों ने मम्मी को सलाह दे डाली कि लूजी हॉटपॉट का नाम बदलकर टॉपर हॉटपॉट रख दो। तभी मेरे क्लासमेट्स भी वहाँ पहुँच गए। शर्म के मारे मेरा मन कर रहा था कि मुंह छिपाकर भाग जाऊं। इस बार हमारी पूरी क्लास का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था। सबने टॉप यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ क्लियर कर ली थी। कई लोगों का एडमिशन तो टॉप टियर कॉलेजों में हो गया था। 10 साल की कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई थी। ये तो बिल्कुल उस कहावत जैसी बात हो गई, एक बार एग्जाम क्रैक कर लो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। सब लोग मेरी तारीफें कर रहे थे और मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में यही वो लोग थे जिन्होंने मुझ पर सड़े हुए अंडे और बंद गोभी फेंकी थी। पड़ोसियों की मदद से हमारी दुकान झकास चलने लगी। हमने देर रात तक काम किया और दुकान बंद करने से पहले सारा सामान बिक गया। पूरी गली के बिजनेस में उछाल आ गया था। कोने वाली फूलों की दुकान वाले ने तो हमें सनफ्लावर, गुलाब और कार्नेशन का एक बड़ा सा बुके गिफ्ट कर दिया। हम तीनों की फैमिली एक साथ पैदल घर की तरफ चल दी। मम्मी पापा आगे आगे हाथ पकड़े प्यार से चल रहे थे। मैं बुके हाथ में लिए उनके पीछे चल रहा था और सामने लाल गुलाब रखकर एक सेल्फी ली। जैसे ही हम अपने दरवाजे पर पहुंचे, सामने वाला दरवाजा अचानक खुला और मोली के पेरेंट्स मक्खन लगाने वाली मुस्कान के साथ बाहर आए। अरे लू भाई, आज तो बड़ी देर कर दी आते आते। हाँ भाई, आज बिजनेस थोड़ा अच्छा चल गया था। थोड़ी बहुत औपचारिकता वाली बातें हुई और फिर सब अपने अपने घर चले गए। मैंने 2 मिनट में शावर लिया और अपने कमरे में जाने के लिए बेताब हो गया। उम्मीद के मुताबिक मैंने देखा कि जंगजिया अभी भी मेरी प्रोफाइल देख रही थी। मेरा ये अकाउंट एकदम नया था, जिसके बारे में कई क्लासमेट्स को पता था। काफी लोग मेरी पोस्ट्स को लाइक कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ। मैंने मना भी नहीं किया। फिर मैंने अपनी खिड़की वाले कैमरे का मॉनिटर खोला और अंदर का नजारा देखते ही मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर मम्मी भागती हुई अंदर आई। बेटा क्या हुआ? स्क्रीन पर मोली दीवार से कान लगाकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुरंत अपना फोन तकिए के नीचे छुपाया और अपनी गांड के नीचे से चार्जर का प्लग निकाला। मम्मी, ये चार्जर का प्लग मेरी टांग में चुभ गया था। तू भी ना इतना बड़ा हो गया है, थोड़ा ध्यान से नहीं बैठ सकता? दिखा मुझे, कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे कुछ नहीं हुआ मम्मी, ठीक हूँ, बस 1 सेकंड के लिए दर्द हुआ था। ले, अब अपनी माँ से भी शर्माएगा क्या? मम्मी के जाते ही मैंने वापस ईयरफोन लगाए और मॉनिटर की तरफ देखने लगा। मोली अभी भी दीवार से चिपकी खड़ी थी। उसकी आंखें मेरी खिड़की पर ही गड़ी हुई थीं। एंगल की वजह से मुझे उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, बस उसके लंबे बहते काले बाल और सफेद ड्रेस दिख रही थी, एकदम किसी भूत की तरह। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि मेरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है, वो बौखला गई। उसने एक डांट उठाया, बेड के पास भागी और मेरी फोटो पर दनादन वार करने लगी। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं था कि अगर मैं उसके सामने होता तो वो मुझे 100 बार चाकू घोंप देती। मैंने तुरंत अपनी अलमारी में छिपाकर रखा हुआ ग्रिप स्ट्रेंथनर निकाला। वर्कआउट करते करते मैंने पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज चेक की। मुझे पता चला कि गौकाओ खत्म होने के अगले ही दिन मोली के घरवाले एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ले आए थे और उससे दोबारा पूरा पेपर सॉल्व करवा रहे थे। उन्होंने उसे रात के 2 बजे तक जगा कर रखा। अगली सुबह उन दोनों पति पत्नी ने मोली को बेदर्दी से पीटा क्योंकि उसका पेपर खराब गया था। आमतौर पर वो 600 मार्क्स ले आती थी, लेकिन इस मॉक टेस्ट में उसके 50 मार्क्स कम हो गए और उसकी हिम्मत नहीं थी कि गलत आंसर लिख दे, क्योंकि अगर उसके जवाब असली एग्जाम से मैच नहीं होते तो उसे और बुरी तरह पीटा जाता। लेकिन जब असली रिजल्ट आया तो उसे सिर्फ 490 मार्क्स मिले। उसे इतना पीटा गया कि वो काफी देर तक जमीन पर ही पड़ी रही। उठने के बाद भी उसे खाना नहीं दिया गया और उसके कमरे में रखे स्नैक्स भी जब्त कर लिए गए। उसी रात वो एक भटकी हुई आत्मा की तरह मेरी खिड़की के पास खड़ी होकर पूरी रात देखती रही और आने वाले कई दिनों तक हर रात वो यही करती रही। अबे यार, किसी हॉरर मूवी में भी ऐसी औरत नहीं होगी जो दीवार और खिड़की के पीछे खड़ी होकर काली डरावनी आंखों से पूरी रात आपको घूरती रहे। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था। लेकिन मेरी पूरी फैमिली की मौत के आगे ये सब क्या ही था। मैंने अपनी घबराहट को दबाया, पर्दा आधा खोला, दीवार से टेक लगाई और खिड़की के बाहर से एक सेल्फी ली। कैमरे में सिर्फ मेरी प्रोफाइल ही नहीं आई, बल्कि मोली भी आ गई। ब्यूटी फिल्टर और चमेली वाले इफेक्ट्स की वजह से वो डरावना सीन एक टूटे हुए दिल वाली एस्थेटिक फोटो में बदल गया। इस बार मैंने एक कैप्शन लिखा और पोस्ट कर दिया,
डरो मत, जब तक मैं हूँ। ये पोस्ट सिर्फ 1 सेकंड के लिए ऑनलाइन रही और फिर मैंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जो सिर्फ उसी को दिख रही थी। मैंने फ़ोन की सेटिंग्स भी ऐसी कर रखी थी ताकि कोई स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग न कर सके। प्लेटफॉर्म पर तो कोई सबूत नहीं बचा, लेकिन जंग जिया के दिल पर इसका गहरा असर पड़ने वाला था। पोस्ट डिलीट करने के बाद मैंने लिटिल स्टार नाम का एक गाना शेयर किया। मोली के कमरे की दीवार पर इस सिंगर के कई पोस्टर्स लगे हुए थे और मैंने पहले भी उसे ये गाना बजाते हुए सुना था। जंग जिया आधी रात से सुबह 4 बजे तक मेरी प्रोफाइल चेक करता रहा और बार बार वही गाना सुनता रहा। अगले पूरे हफ्ते मैंने रोज यही किया। आखिरकार जंग जिया के डिस्चार्ज होने से 1 दिन पहले मिडिल स्कूल के एल्यूमनाई ग्रुप में सबने मिलकर उससे मिलने जाने का प्लान बनाया। कुछ क्लासमेट्स ने मुझे भी चलने को कहा, लेकिन मैंने सीधे ग्रुप ही लीव कर दिया और मिडिल स्कूल के बचे कुचे दोस्तों को भी ब्लॉक मार दिया। जंग जिया के घर वालों ने होश में आते ही सबसे पहला काम मुझ पर मदद न करने का झूठा आरोप लगाने का किया था। इतना बड़ा कांड हो गया था, मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो किस बात का संत बनने का नाटक कर रहे हैं। मैं तो बस उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि मुझे उससे कितनी घिन आती है और मोली और मेरे बीच कितना प्यार है, कि कैसे हम हर रात दीवार के आर पार एक दूसरे को देखते हैं, एक ही गाना सुनते हैं और एक ही तारों भरे आसमान को निहारते हैं। जिस दिन जंग जिया अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, हम तीनों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और मेरी हाई स्कूल की सारी किताबें नोट्स लेकर वापस गाँव चले गए। मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मोली की मम्मी कह रही थी, मोली का पेपर अच्छा नहीं गया, वो री एग्जाम देना चाहती है और तुम्हारे नोट्स देखना चाहती थी, तो मैंने सारे नोट्स उन्हें दे दिए। उस कपल की तो बात ही मत करो, पहले वो और तुम्हारी मम्मी को नीची नजरों से देखते थे, हमेशा अपनी नाक ऊंची रखते थे। इस बार भले ही तुमने हमारा नाम रोशन किया है, लेकिन हम भी कोई फालतू नहीं है, हम उन्हें अपने नोट्स क्यों दें। जैसे ही मेरे स्टेट टॉपर बनने की खबर आई, पूरे मोहल्ले के लोग मेरे घर उमड़ पड़े। मेरी पुरानी किताबों का एक एक पन्ना, यहाँ तक कि टेबल पर बिछे मैट तक लोग मांग कर ले गए। वे चाय, सिगरेट, शराब और तरह तरह के गिफ्ट्स लेकर आए थे और बेहद तमीज से बात कर रहे थे। भले ही हमने कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनका ये अंदाज हमें पसंद आया। पर मोली की फैमिली की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इतनी बेशर्मी से मुंह उठाकर मांग ले। मेरे पापा तो खुशी के मारे 7वें आसमान पर थे। उन्होंने मेरे मेन नोट्स छिपाकर रख लिए थे। इस बार हम वे नोट्स गांव ले आए ताकि छोटे कजिन्स के काम आ सकें और परिवार में 2-4 और होनहार निकलें, जैसा कि उम्मीद थी। दादा दादी और चाचा चाची तो लगभग हमें पूजने ही लगे थे। मुझे विद्या का अवतार बताकर मेरी तारीफें की जा रही थीं। मैंने अपने गांव में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी रखी। उसी दिन शहर में मेरे स्कूल के दोस्तों की भी पार्टी थी। मैं दिन भर रिश्तेदारों की खातिरदारी में लगा रहा, बस कभी कभार ही ऑनलाइन आ पाता था। मैंने हाई स्कूल के दोस्तों की पोस्ट्स में देखा कि उनकी पार्टी काफी जम रही थी और उस पार्टी में मोली और जंग जिया दोनों मौजूद थे। पार्टी से पहले दादा दादी मुझे पूर्वजों की कब्रों पर दुआ मांगने ले गए ताकि पूर्वजों को बता सकें कि हमारे परिवार से एक टॉपर निकला है। उठते हुए धुएं के बीच मैंने पूर्वजों को ढोक दिया और एक विश मांगी कि काश आज रात जंग जिया का साइकोपन फिर से जाग जाए और वो मोली को अपने साथ ले डूबे। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे पूर्वज इतने जल्दी मेरी सुन लेंगे। देर रात जब मैं लगभग सो चुका था, तभी एक फोन कॉल से मेरी नींद खुली। मेरे बचपन के दोस्त का फोन था। अबे, जंग जिया पागल हो गया है, जल्दी से ग्रुप चैट देख। मैंने हाई स्कूल का ग्रुप खोला। वहाँ कई सारी फोटो और वीडियो रियल टाइम में अपलोड हो रही थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर सड़क पर जो कांड हुआ था, उसकी पूरी कहानी धीरे धीरे सामने आ रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे थे। मोली और जंग जिया साथ टहल रहे थे। पता नहीं उनके बीच क्या बात हुई, लेकिन अचानक दोनों में बहस शुरू हो गई। किसी को पूरी बात समझ नहीं आई, बस कुछ बातें ही कानों में पड़ी। पता चला कि एग्जाम वाले दिन बस का वेट करते वक्त जंग जिया फोन पर मोली से ही बात कर रहा था। टेंशन और स्ट्रेस की वजह से उसका दिमाग घूम गया था। दोनों जानी दुश्मनों की तरह लड़ने लगे। तभी वहां से एक तेज रफ्तार बजरी से भरा ट्रक गुजरा। जंग जिया ने अचानक मोली को सड़क की तरफ धक्का दे दिया। मोली भी कम नहीं थी, उसने जंग जिया को कसकर पकड़ लिया और दोनों ट्रक के पहियों के नीचे घिसटते चले गए। जंग जिया की गर्दन तुरंत टूट गई और वो मौके पर ही मर गया। मोली की दोनों टांगें कुचल गईं और वो काफी दूर तक घिसटती चली गई, जिससे उसकी बॉडी की चमड़ी छिल गई और हर तरफ खून ही खून फैल गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली लाइफ में मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ था। मौके पर मौजूद क्लासमेट्स डर के मारे रोने लगे, कुछ तो खौफ के मारे उल्टी करने लगे। किसी राहगीर ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने के बाद ही पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा पाए। मैंने रजाई के अंदर मुंह छिपाकर ठहाके लगाए। मैं तब तक हंसता रहा जब तक मेरी आंखों में आंसू नहीं आ गए। मोली को बचा तो लिया गया, लेकिन 2 दिन तक उसे होश नहीं आया। सुनने में आया कि कमर के नीचे से उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। उसकी बॉडी की ज्यादातर स्किन छिल चुकी थी, इसलिए उस पर नकली स्किन लगानी पड़ी। पुलिस ने ट्रक को तो जब्त कर लिया, लेकिन वो कबाड़ हो चुका खटारा ट्रक था और ड्राइवर भी नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, इसलिए ज्यादा मुआवजा भी नहीं मिला।
पार्टी खत्म होने के बाद हम 2 दिन और गांव में रुके और फिर जंगचेंग वापस आ गए। जैसे ही हम सोसाइटी के गेट पर पहुंचे, हमने देखा कि लोगों की एक भीड़ एक हाथ गाड़ी खींचते हुए गुस्से में सोसाइटी की तरफ बढ़ रही थी। मैंने लीडर को पहचान लिया, वो जंग जिया का बाप था। मैंने तुरंत पापा से दुकान की तरफ चलने को कहा। हमने गाड़ी पार्क की, सामान दुकान में रखा और तमाशा देखने वापस सोसाइटी आ गए। तब जाकर मुझे पता चला कि उस ठेले पर किसी और की नहीं बल्कि जंग जिया की लाश पड़ी थी। इतनी कड़कती गर्मी में थोड़ी बहुत बर्फ के बावजूद वहां से बदबू आने लगी थी। हर कोई दूर रहने की कोशिश कर रहा था, बस दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि जंग फैमिली तो सिरफिरी है। धक्का तो जंग जिया ने मोली को दिया था, लेकिन क्या जंग फैमिली को कोई फर्क पड़ता है? वे तो बस मरने वाला हमेशा सही होता है वाला विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, बिल्कुल मेरी पिछली लाइफ की तरह। तब मैंने जंग जिया को बचाया था, तब भी उन्होंने यही नौटंकी की थी। मोली के पेरेंट्स अंदर ही रहे और दरवाजा बंद कर लिया। उसी रात वे चुपचाप घर खाली करके भाग गए। लेकिन जंग फैमिली का ड्रामा खत्म नहीं हुआ। सोसाइटी में बवंडर खड़ा करने के बाद वे उस स्कूल पहुंचे जहां मोली के पेरेंट्स काम करते थे। वहां बैनर टांग दिए, रोना धोना शुरू कर दिया, जंग जिया को दफनाने से मना कर दिया और रोज इंटरनेट पर चिल्लाने लगे। यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मोली की फैमिली की भी पोल खुल गई। उसके पापा टीचर थे, मम्मी भी टीचर थीं। स्टूडेंट्स को धमकाना, उनसे गिफ्ट ऐंठना और पेरेंट्स का बच्चों पर इतना प्रेशर बनाना कि वे डिप्रेशन में चले जाएं, इन सब बातों ने उनकी साख मिट्टी में मिला दी। मैंने भी आग में घी डालने का काम किया। मैंने नेटिजन्स को मोली के फेक अकाउंट की तरफ मोड़ा जहां वो कुत्तों और बिल्लियों को टॉर्चर करती थी। देखते ही देखते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स गालियों से भर गए। सिरफिरे एनिमल लवर्स उसके हॉस्पिटल के कमरे तक पहुंच गए। वहां फूलों के चक्र भेज दिए और ऑनलाइन लानत मलानत करने लगे। उन्हें शैतान और मौत के काबिल बताने लगे। जो कुछ मेरी फैमिली के साथ पिछली लाइफ में हुआ था, क्या वो सब आज उनके साथ नहीं दोहराया जा रहा था? लेकिन इतना काफी नहीं था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं रोज अलर्ट रहता था। ढील देने की मेरी हिम्मत नहीं थी। हाथ में हमेशा ग्रिप स्ट्रेंथनर रखता था ताकि वर्कआउट भी हो जाए और अगर कोई मुसीबत आए तो हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया जा सके। जिस तरह से मोली के पेरेंट्स ने उसे पाला था, वो भी कोई नॉर्मल लोग नहीं थे। अब जब उनकी बेटी अपाहिज हो चुकी थी, उनकी नौकरी चली गई थी, इज्जत नीलाम हो चुकी थी और सारे पैसे खत्म हो चुके थे, वे एकदम लाचार हो चुके थे। एक बायोलॉजी का टीचर था और दूसरी केमिस्ट्री की टीचर। कौन जाने वे क्या कर बैठे? क्या हो अगर वे कातिल बन जाएं? मैं हर दिन हाई अलर्ट पर था, एकदम डिफेंसिव मोड में। छोटे बच्चे की तरह अपने मम्मी पापा से चिपका रहता था। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता था। पहले तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्होंने मेरा लॉजिक सुना तो वे भी सतर्क हो गए। जब तक कि 1 हफ्ते बाद पुलिस ने एक भयानक मास पॉइजनिंग का मामला रिपोर्ट नहीं किया। बजरी वाले ट्रक की कंपनी ने इंसानियत के नाते 5 लाख युआन का मुआवजा दिया था। जंग फैमिली के लिए भी जंग जिया की लाश को और ज्यादा दिन रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वे आखिरकार अंतिम संस्कार करने अपने गाँव लौट गए। मोली के पेरेंट्स की काली करतूतों का पर्दाफाश करने के बाद जंग जिया के घरवाले इंटरनेट के व्यूज और ट्रैफिक के चस्के में पड़ चुके थे। उन्होंने न सिर्फ पूरे गांव को खाने पर बुलाया, बल्कि व्यूज के भूखे कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी बुला लिया। उनमें से एक वही बिगड़ा हुआ स्टूडेंट भी था जिसने मेरी पिछली लाइफ में मेरे पेरेंट्स पर गाड़ी चढ़ाई थी और उसके माँ बाप भी वहीं थे। वो मोली के पेरेंट्स का ही स्टूडेंट था और मोली की फैमिली पर ऑनलाइन हमला करने वालों की अगुवाई कर रहा था। दवा ठोक रहा था कि जब तक मोली की फैमिली अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेती, वे उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सैकड़ों लोग एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, बिना किसी लिमिट के ट्रैफिक बटोर रहे थे। एकदम बेतुका और घटिया नजारा था। वो माहौल किसी अंतिम संस्कार जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि किसी लॉन्च पार्टी जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही खाना परोसा गया, जहर की वजह से सबकी हालत बिगड़ने लगी और ये सब लाइव स्ट्रीम पर आ गया। मैंने सुना कि पूरे देश में 10 लाख से ज्यादा लोग ऑनलाइन देख रहे थे उस खौफनाक मंजर को रियल टाइम में होते हुए। कातिल कोई और नहीं बल्कि मोली के पेरेंट्स ही थे। पता चला कि एक दिन पहले मोली अपने अपाहिज होने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और पेरेंट्स के सोते समय उसने अपनी कलाई काट ली थी। उन दोनों ने खाने में जहर मिलाया, सबको मार डाला और भागने की जगह वहीं आग लगाकर खुद भी भस्म हो गए। सब कुछ एक साथ खत्म। ये अंजाम देखकर आखिरकार मुझे राहत की सांस मिली। अपने मम्मी पापा के साथ, उनके सच्चे प्यार और रिश्तेदारों की दुआओं और उम्मीदों के साथ मैं एक बेहद खूबसूरत और चमकदार फ्यूचर की तरफ बढ़ गया।